नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की, जहां सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर बयान दिया। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना की पूरे देश में सराहना हो रही है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के परिवार पहचान पत्र योजना की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी की झांकी में परिवार पहचान पत्र का निमंत्रण दिया और जिससे पूरी दुनिया को गरीबों के उत्थान की योजना की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी राज्यों की सरकारें भी परिवार पहचान पत्र को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। परिवार पहचान पत्र को पुअर पीपल प्रोटेक्शन पत्र बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह गरीब योजना गरीबों के अधिकार सुरक्षित करने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पात्र लोगों के परिवारों को घर बैठे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। देखिए, उनकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है, मेरी परिभाषा है पुअर पीपल्स प्रोटेक्शन पत्र। ये गरीब आदमी के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का ये एक काम है। आज इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, हर किसी डिजर्विंग आदमी को घर बैठे मिलती है। नहीं तो एक ज़माना वो था जो आज ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि इनके एजेंट होते थे, जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ। वो धौल कपड़िया किसी भी सेवा को दिलवाने के लिए जो बीच में कमीशन खाते थे, वो कमीशन को सारे बंद हो गए हैं और इस नाते से इनको लगता है कि परिवार पहचान पत्र नाम से हमारी तो पूंजी खत्म हो गई। इसलिए आज गरीब व्यक्ति के हित में जो भी सरकारी सेवाएं योजनाएं होती हैं उसको घर बैठे मिलती हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, अथवा बच्चों के लिए उनके तरह तरह के सर्टिफिकेट हों, उसमें चाहे बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार के जो भी योजनाएं और सेवाओं का लाभ, अब ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा सिस्टम बन गया है और इस परिवार पहचान पत्र की इतनी सराहना हो रही है और सारे प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और कांग्रेस के शासन में ही इसमें राजस्थान में उन लोगों ने इसको लागू करना शुरू भी कर दिया था। और तो और इस बार के 26 जनवरी की झांकी में बड़ा कंपटीशन होता है झांकियों में, और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को इनवाइट किया गया कि परिवार पहचान पत्र की जो झांकी है इसका प्रदर्शन किया जाए, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में सब जगह होती है। देखिए, तो बेटे हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद की बेटी गीत लांबा की, जिन्होंने खेलो इंडिया के तहत तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीता है। तो चेन्नई में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजित तलवारबाजी में फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की रहने वाली गीत लांबा ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद पहुंचने पर गीत का भव्य स्वागत किया गया, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा गीत लांबा 5 सालों से लगातार मेहनत कर रही थी। पिछले साल रायपुर छत्तीसगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप में भी रजत और जम्मू में हुई SGFI नेशनल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गीत लांबा के पिता होशियार लांबा और मां अंजलि ने इस मौके पर गीत को बधाई दी। वहीं गीत लांबा ने बताया कि चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया फेंसिंग खेल में रजत पदक जीतना बड़ी बात है। गीत ने बताया कि पिछले 5 सालों से वो मेहनत कर रही हैं। गीत ने कई नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अब गीत का सपना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल हासिल करे और देश और क्षेत्र का नाम रोशन करे। फेंसिंग साइबर इवेंट कहाँ आयोजित हुआ? ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे चेन्नई में, तमिलनाडु। कब गए थे? मैं 19 को गई थी और 27 को वापस आई। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कठिनाई करनी 5 पड़ी? साल कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ी है मेडल के लिए। जब आप गेम कर रहे थे तो कितने आपके साथ युवा जो बच्चे थे, कितने गए थे? 24 हमारी पूरी पार्टिसिपेंट्स थे, 24 हरियाणा टीम से, और हरियाणा ऑल ओवर इंडिया में भी फर्स्ट आया है, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। आपने अब तक कितने मेडल जीते हैं? मेडल की तो कोई गिनती नहीं है, इतने जीते हैं। बाकी सबसे मेन तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ही है, जिसमें भी मैंने मेडल जीत लिया। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे इंटरनेशनल मेडल जीतना अपने देश के लिए, यही लक्ष्य है। कैसा लगा आपका जब जीत के आए हो? बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा मोटिवेशन हुई मेडल देख के कि आज सिल्वर आया, कल को गोल्ड आए, वो भी इंटरनेशनल में आए।
परिवार की तरफ से किस तरीके का सहयोग आपको मिलता था? सबसे ज़्यादा परिवार की तरफ से ही होता है। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना करते हैं कि कोई और कर ही नहीं सकता। चाचा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कोच की तो कोई बात ही अलग है, कोच तो सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी अपने इसमें खेलो इंडिया में खेल के आई है। कैसे मेहनत करती थी वो? बहुत अच्छी मेहनत करती है, काफ़ी कितने सालों साल से। से लगातार मेहनत कर रही है? लगभग 12-13 साल हो गए मेहनत करते करते। तो आगे क्या लक्ष्य है बेटी का? आगे का इसका लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलेगी और अच्छे लेवल पे जाएगी, देश का नाम रोशन करेगी। आपका किस तरीके से सहयोग रहता था? हमारा इसके साथ में जाना, जैसे बाहर खेलने जाती है, कई बार ये फंस भी जाती है। तो जैसे गेम है, जैसे परसों गेम है, जैसे मुझे पता लगती है, जैसे केरला में गया, बाइक कार जाना पड़ा मुझे यहाँ से 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। तो फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो फरीदाबाद में लगने वाले 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। बता दें कि 2 फरवरी से शुरू होने वाले मेले में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तैयारियों का जायजा लेने को लेकर लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इस बार सूरज कुंड में दर्शकों को आकर्षित करने को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। इस बार सूरजकुंड मेले में अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी नजर आएगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो वहीं थीम स्टेट पर इस बार गुजरात को रखा गया है और पार्टनर कंट्री के तौर पर तंजानिया देश सूरजकुंड मेले में हिस्सा लेगा। मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं 18 फरवरी तक चलने वाला सूरजकुंड मेले में हर दिन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए तैनात भी रहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हरविंदर सिंह यादव, एजीएम एंड असिस्टेंट नोडल सूरजकुंड मेला अथॉरिटी। हरविंदर जी, 2 फरवरी से सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। ऐसे में तैयारियों की बात की जाए, किस तरह की तैयारियां चल रही है? क्या कुछ खास इस बार रहने वाला दर्शकों? जैसा कि आपने अभी देखा होगा मेले में मेरे साथ घूम के कि तैयारियां तो हमारी युद्ध स्तर पे चल रही हैं, जोरों से चल रही हैं, क्योंकि महामहिम को 2 तारीख को आना है इसके इनॉग्रेशन के लिए। तो तैयारियां उसी हिसाब से हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं इसके। इस बार क्या कुछ और खास रहने वाला? विशेष तो मेला अपने आप में बहुत खास है, तो ऐसे तो कुछ कहने को नहीं रहेगा कि खास रहेगा। ये जरूर आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा मेले में इस बार भी, तो जरूर खास दिखाएंगे आप। ये भी सुना जा रहा है कि अब राम मंदिर की भी झलक नजर आने वाली है। देखिए, हम जिस देश में है वहाँ पे माना जाता है कि कन कन में ही है भगवान है, तो वो तो आपको झलक मिलती रहेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी तो बुलेटिन बाद फरीदाबाद की ही कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक नयन पाल ने ताल ठोक दी है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्माने लगा है। इसको लेकर फरीदाबाद के परथुला विधानसभा में एक के बाद एक नेता और उम्मीदवार जनसमूह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं परथुला के विधायक नयनपाल रावत ने भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है। ताल ठोकते हुए उन्होंने 11 फरवरी को अपने कार्यालय पर एक विशाल रैली करने का भी फैसला लिया है। उस रैली को लेकर विधायक नयनपाल रावत अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं, जहां बैठक में अधिक से अधिक संख्या में 11 फरवरी को होने वाली रैली में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया गया। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी टिकट देती है तो वे बीजेपी की टिकट से 7 चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से भी बीजेपी पार्टी में थे और निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने बीजेपी का ही दामन और बीजेपी को ही का साथ दिया था। देखिए, 11 तारीख को यही चंदावली के इस ग्राउंड में एक परथुला परिवार का कार्यकर्ता सम्मेलन करने का जो हमने मन बनाया, आज उसी का निमंत्रण देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। लेकिन आज इन्होंने उस सम्मेलन को, उस जो निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम था, उसको भी मेरे क्षेत्र की जनता ने रैली का रूप दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन इस चंदावली गांव में परथुला विधानसभा की तरफ से देखने को मिलेगा। क्या लगता है विधानसभा का आगाज जो है वो होने वाला है इस रैली के माध्यम से? वो तो चुनाव आई रहे हैं, विधानसभा का भी, लोकसभा सभा का भी, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी तैयार रहना है। तो उसके लिए हम इसको तैयारी भी कह सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने लोगों का रुख देख रहे हैं, तो ये भी एक निश्चित तौर पर तैयारी है। देखिए, 11 तारीख को यही चंदावली के इस ग्राउंड में एक परथुला। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। बता दें कि जांजगीर चांपा में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जांजगीर चांपा जिले के चांपा स्थित भालेराव मैदान में गीत संगीत की महफिल सजी। इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल, सारेगामा, बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने शिरकत की। जहां आयोजित मां तुझे सलाम और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में भारतीय लोक कला, नृत्य और देशभक्ति पर आधारित ग्रुप डांस और गायन
और साथ ही साथ भारत माता पर बने प्रतियोगिता ने सभी का मन मोह लिया। तो वहीं खरसिया के सुप्रसिद्ध गायक राघवेंद्र विष्णु ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति और लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो वहीं स्कूली बच्चों ने रामायण पर आधारित कला भी प्रस्तुत की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां बता दें कि रायगढ़ में ले लूंगा पोतरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ले लूंगा पोतरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, जिला उपाध्यक्ष शांता साय, ग्राम पंचायत पोतरा के ग्रामीणों की उपस्थिति रही। साथ ही कई अधिकारी और बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के नरकटियागंज में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में डीएम और एसपी की तरफ से स्कूल का निरीक्षण किया गया है। तो पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय और पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी और डीडीसी नरकटियागंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि बाजार समिति स्थित एफसीआई गोदाम और +2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यहां निरीक्षण किया गया है। चुनाव के मद्देनजर स्ट्रांग रूम, ईवीएम, वाहन, मतदान कर्मियों के डिस्पैच समेत बाकी बिंदुओं का भी जायजा लिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर हम लोग आए हैं कि कहाँ पर स्ट्रांग रूम मेरा रहेगा, ईवीएम की व्यवस्था कहाँ रहेगी, परिवहन की व्यवस्था कहाँ पर रहेगा, ताकि मतदान कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। चुनाव को सही ढंग से संचालित करने के लिए पारदर्शी तरीके से, कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो, और चुनाव आयोग का जो मापदंड है उसके तहत हम लोग चुनाव को कराएंगे। इसी को लेकर कि नरकटियागंज में हम लोग 2 विधानसभा, नरकटियागंज विधानसभा और सेक्टा विधानसभा का संचालन यहीं से करेंगे। जी नहीं, यहाँ से सिर्फ हम पार्टी को डिस्पैच करेंगे, ईवीएम को डिस्पैच करेंगे, बाकी तो काउंटिंग बेतिया बाजार समिति से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर हम लोग आए हैं कि कहाँ पर स्ट्रांग रूम मेरा रहेगा, ईवीएम की व्यवस्था कहाँ रहेगी, परिवहन की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण के भवानीपुर की, जहां पर मुखिया की तरफ से ईंट सोलिंग का काम कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। तो पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के गांव पंचायत राज बलुआ भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में मुखिया की तरफ से ईंट सोलिंग का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने मुखिया पर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया। इस कड़ी में वार्ड सदस्य पति राजू मुखिया और ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मुखिया की तरफ से बिना बोर्ड लगाए ही कार्य को कराया जा रहा है। घटिया ईंट सोलिंग निर्माण कराने से समय से पहले ही ईंट सोलिंग ध्वस्त होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि भोला राम ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। राजू मुखिया है, वार्ड पति हैं हम, पंचायत बलुआ भवानीपुर, वार्ड संख्या 15 का वार्ड पति हूँ। इस वार्ड में घटिया ईंटा से काम हो रहा है इंदू देवी मुखिया द्वारा। और कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है? दहारी चौधरी के घर तक से लेकर देवराज मुखिया घर तक हो रहा है। बोर्ड कहीं पे लगा है? बोर्ड कहीं पे लगा नहीं है, और ये हमको कुछ पता नहीं है, ये फाइल कब खुला है कब नहीं खुला है। ये अपने मर्जी से काम करा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। गांव का लोग हमसे काम कैसा हो रहा है? काम तो एक नंबर हो रहा है। काम बहुत घटिया हो रहा है। घटिया में जैसे क्या है? ईंट बहुत, देखिए 2 नंबर ईंट है, 3 नंबर ईंट है। पहले बार ट्रैक्टर चला हुआ है तो सारा ईंट जा रहा है। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं। तो बुलेटिन में बात अब इंदौर की कर लेते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवेश संस्था की तरफ से भिक्षावृत्ति को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। तो इंदौर में प्रवेश संस्था की तरफ से सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि संस्था की अध्यक्ष रूपाली जैन ने भिक्षावृत्ति को लेकर मुहिम की शुरुआत की। इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए एनजीओ संचालक रूपाली जैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां भी
हम लोग भिक्षावृत्ति की शिकायत हम लोगों को मिलती है तो हमारी टीम की तरफ से भिक्षुक का रेस्क्यू किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भिक्षा ना मांगे और सभी व्यक्तियों को सही शिक्षा मिले। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा कि हमारा देश स्वच्छ हो। हमने उसको पूर्ण किया। वैसे ही उन्होंने एक और सपना देखा कि हमारा भारत भिक्षावृत्ति मुक्त हो। अब इस स्वप्न को साकार करने में हम लोग चल पड़े हैं और इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए लगातार पिछले 3 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें जगह जगह से जहां से भी हमें सूचनाएं आती हैं या फिर हमें भी कहीं हमारी टीम को नजर आते हैं ऐसे भिक्षुक जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, चाहे वो निराश्रित हैं या फिर बीमारी की अवस्था में है, खाली प्लॉट पर मंदिर के बाहर या फुटपाथ पर पड़े हैं, उनको रेस्क्यू करके लेकर आते हैं, उनको इलाज मुहैया कराना और अगर कोई दिव्यांग है तो उनको कृत्रिम अंग लगाना। लेकिन सिर्फ इतना ही एक हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है इनको समाज की मुख्य धारा में लेकर आना। इसलिए इनका पुनर्वास किया जाना बहुत जरूरी है और स्व उत्थान इनके रोजगार के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर तो बुलेटिन के आखिरी में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। तो फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र के अहाता में अवैध रूप से रखी हुई अंग्रेजी मार्का की विदेशी शराब बियर की 100 से ज्यादा पेटी बरामद की। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली कि नीलम बाटा रोड पर रामधर्म काटा के पास चल रहे शराब के ठेके के पीछे एक अहाता चलाया जा रहा है। यहाँ बिना अनुमति के काफी मात्रा में शराब का स्टॉक रखा है। इस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की, जहां पकड़ी गई खेप में विदेशी मार्का की महंगी शराब और बियरें शामिल है। दुकानों पे दूसरी टीम के साथ चेकिंग कर रहे हैं। अभी चेकिंग और भी जगह चल रही है। अच्छा, तो उन पे भी अगर कोई वायलेशन मिलेगी तो डेफिनेटली उन पे भी कार्रवाई होगी। और हमारी सीएम फ्लाइंग आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।